नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। 22 जनवरी को प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित होगी। सभी मंत्रियों को आज ही प्रयागराज पहुंचने के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जिसमें धार्मिक क्षेत्र के गठन पर मुहर लगने की संभावनाएं जताई जा रही है। इस बैठक में 7 जिलों प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही को धार्मिक क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। बैठक के बाद मंत्री संगम में डुबकी भी लगाएंगे। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में ये बेहद अहम बैठक होगी। महाकुंभ में होने वाली योगी कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी प्रयागराज से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शोएब, 7 जिले जिन्हें धार्मिक क्षेत्र में तब्दील किया जाएगा, 22 जनवरी को ये बेहद अहम बैठक होनी है। कितने बजे ये बैठक होगी और क्या कुछ निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं? बिल्कुल, कैबिनेट बैठक कुंभ में आयोजित होनी है 22 तारीख को। इसमें कई चीजों पर मंथन होगा और इस प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी, इस पर भी निर्णय हो सकता है। तो कह सकते हैं कि कैबिनेट बैठक का महत्व इसलिए भी करता है कि ये कुंभ में आयोजित होने जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार कई नीतिगत फैसले करेगा, जिस पर चर्चा होनी है। इसमें से ये महत्वपूर्ण विषय है। इस पर भी जो ये 7 जिले हैं, इस पर इसको लेकर के भी चर्चा होनी है और इस पर आगे क्या निर्णय होता है, इस पर कैबिनेट में क्या फैसला होता है, इसका जरूर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 22 तारीख को महाकुंभ के अंदर ही कैबिनेट बैठक जो उत्तर प्रदेश सरकार की है वो होनी प्रस्तावित है और उसमें मुख्यमंत्री के साथ ही जो उनके कैबिनेट के मंत्री हैं वो शामिल होंगे और उम्मीद की जा रही है कि वो संगम में आस्था की डुबकी भी लगाएंगे। तो कह सकते हैं कि पूरा न सिर्फ धार्मिक माहौल रहेगा, बल्कि सरकार की जो नीति है उस पर चर्चा और उस पर कोई निर्णय लेने के लिए भी जो कैबिनेट बैठक है उसमें जो प्रस्ताव होंगे, जो एजेंडे होंगे, उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो कल ये कैबिनेट बैठक होनी है, बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है। ऐसे में तमाम निर्देश जो मंत्री हैं उनको भी दे दिया जा चुका है। शोएब, अब धार्मिक क्षेत्र किन किन जिलों को बनाया जाएगा, इसमें किन किन जिलों को शामिल किया जाएगा और इसका उद्देश्य क्या है? शोएब, देखिए, चूंकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं ऐसे स्थानों को न सिर्फ उसका जीर्णोद्धार बल्कि उसके सौंदर्यीकरण को लेकर के गंभीर है और चूंकि वो दर्शन के लिए जो पूरा एक तरीके से रेंज बनाना चाहती है, जहाँ भी इस तरह की चीजें हैं उसको बेहतर तरीके से और डेवलप किया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर के पहले भी काम करती रही और ये भी एक किसी तरह का प्रयास है जिसके जरिए से इस पूरे जिले को एक दूसरे से जोड़ते हुए जो भी धार्मिक स्थल हैं या जो दर्शनार्थी आना चाहें उसके लिए एक व्यवस्थित तरीके से कार्य करने की योजना के तहत ये सब किया जा रहा है ताकि लोगों को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। बिल्कुल, धार्मिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा और ऐसे में आस्था में बढ़ोतरी हो, इसको लेकर भी कल बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। और किन किन मुद्दों पर इस कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी? शोएब, देखिए, चूंकि ये जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं कुंभ के जरिए से संदेश देने का भी है, कैबिनेट के साथ कुंभ क्षेत्र में दर्शन कराने का भी है, आस्था की डुबकी लगाने का है। साथ ही साथ जो भी प्रस्तावित एजेंडे हैं सरकार के, तो कैबिनेट में उस पर चर्चा होगी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से महाकुंभ के आयोजन में पूरे शिद्दत के साथ कार्य किया, तमाम विभागों ने इसमें अपने योगदान दिए, इसमें बेहतर से बेहतर जो तरीके से उसको करने के लिए
दिन रात एक किया, तो कहीं ना कहीं अब उसका जो एक रूप है वो वहाँ पे दिख रहा है। और कैबिनेट की बैठक के साथ ही कैबिनेट भी यहाँ पर जब मौजूद रहेगी तो वो भी इस अध्यात्म की दुनिया का एक तरह से उसको भी इस पुण्य लाभ कमाने का अवसर मिलेगा। साथ ही साथ जो सरकार ने पिछले एजेंडे पर जिस पर काम किया था, कैबिनेट में जो प्रस्ताव लंबित हैं उस पर चर्चा होगी और उसके बाद उस पर जो भी निर्णय है वो लिया जाएगा। 7 जिलों में अयोध्या का नाम नहीं शामिल है, जिन्हें धार्मिक क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। इसकी कोई खास वजह बताई जा रही है शोएब? देखिए, जहाँ तक अयोध्या की बात है, अपने आप में खुद ही उस पर काफी काम हो चुका है। सरकार ने उसको एक स्पेशल तरीके से ट्रीट करती है उसके विकास के लिए। और जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर एक लंबे इंतजार के बाद बना है, उसको लेकर के जो तैयारी की, लेकिन ये जो एरिया है ये इस आसपास के लगे हुए जिलों के जो स्थल हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। संगम नदी प्रयागराज के आसपास के जिले से जुड़ते हुए जो जिले हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसलिए इसको बनाया गया, ताकि इस पूरी एक्टिविटीज को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाए और उसका फायदा लोगों को मिले। बिल्कुल, ऐसे में योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक कल होनी है और ये बेहद अहम बैठक मानी जा रही है। बहुत शुक्रिया शोएब आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वही मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। होटल संचालक उड़ा रहे हैं पर्यटन निगमों की धज्जियां। व्यापारियों के कॉकटेल पार्टी में डांसर पर रुपयों की बारिश हो रही है। शर्मनाक वीडियो जमकर वायरल है। होटल में शराब पार्टी पर डांसरों के साथ अश्लीलता की जा रही है। हार्डवेयर कंपनी द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आयोजित पार्टी में इस तरीके से अश्लीलता की गई। धुएं के साथ डांसर से अश्लीलता की गई है। अश्लीलता करते लोगों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आबकारी विभाग ने होटल को नोटिस भी जारी किया है, तो अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी गई और इस तरीके से डांसर पर पैसे भी लुटाए गए। उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हार्डवेयर कंपनी द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए पार्टी आयोजित की गई थी। शराब और सिगरेट के साथ धुएं के साथ डांसर के साथ अश्लीलता भी की जा रही है। वही अब आबकारी विभाग के द्वारा नोटिस भी जारी किया गया है। आबकारी विभाग ने होटल को ये नोटिस जारी किया है। तो होटल संचालक इस तरीके से तमाम जो नियम है उसको ताक पर रखकर इस तरीके के पार्टी का आयोजन करते हैं। आपको बता दें कि व्यापारियों की एक कॉकटेल पार्टी है जिसमें डांसर को बुलाया गया था और डांसर पर रुपयों की बारिश भी होती है और उसके साथ अश्लील हरकत भी की जाती है। शर्मनाक वीडियो मथुरा से सामने आया है। इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए आबकारी विभाग ने नोटिस भी जारी किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मथुरा से जुड़ चुके हैं। फारूक, क्या कुछ है ये पूरा मामला? किस होटल में इस तरीके की अश्लीलता की गई है डांसर के साथ? जी बिल्कुल, ये मामला जो है एक तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। जो नेशनल हाईवे जो 19 है उसके बिल्कुल जस्ट लगा हुआ नेशनल हाईवे पर ही एक होटल है, होटल अभिनंदन का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर नोएडा की एक हार्डवेयर की जो है एक पार्टी थी, उसने डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो है पार्टी दी थी। उसी में एक महिला को, ये एक डांसर थी महिला, जिसको डांसर को बुलाया गया था और पार्टी होने के बाद में वहां पर शराब और के साथ ही जो है डांसर को नचाया गया और अश्लील डांस होने के साथ ही तमाम पैसों का जो है वो लुटाए गए पैसे। साफ तौर पर वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें देखा जा सकता है कि जो पैसे हैं 500 के नोट लुटाए जा रहे हैं और डांसर के साथ में बिल्कुल अश्लीलता की जा रही है। इसको लेकर जो है धर्म नगरी मथुरा और वृंदावन में लोगों में काफी रोष है इस चीज को लेकर, क्योंकि होटलों में अगर इस तरीके से पार्टियां होंगी और जिस पर जो है
पार्टियों में शराब और डांसर नचाई जाएंगे। हालांकि होटल मालिक से जब बात करी गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जैसे ही हमारे यहाँ ये पार्टी शुरू हुई और इस तरीके का हमारे संज्ञान में आया, हमने तुरंत उस पार्टी को रोक दिया गया है। उसकी जो डांस चल रहा था वो एकदम बंद कर दिया गया, उसको बंद करा दिया गया। क्या होटल मालिक को इसके बारे में पता नहीं था फारूक? क्या उन्हें ये नहीं पता था कि डांसर को भी इस आयोजन में बुलाया गया है, इस पार्टी में बुलाया गया है? जी बिल्कुल, होटल मालिक का ये कहना है कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी कि डांसर को भी इसमें बुलाया गया है और इस तरीके का ये लोग जो है कार्यक्रम करेंगे और डांसर के साथ में अश्लीलता होगी या कोई डांसर को जो है नचाया जाएगा, इस तरीके की होटल मालिक साफ तौर पर मना कर रहे हैं। हालांकि जो उसमें होटल में बार है उसको लेकर और शराब पार्टी जो कॉकटेल पार्टी हुई है उसको लेकर आबकारी विभाग के अधिकारी ने भी नोटिस भेजा है और संज्ञान लेते हुए इस वीडियो का जो है उन्होंने जवाब तलब किया है। तो देखते हैं कि अब शुरुआती इसमें कहां तक जिला प्रशासन कार्रवाई करता है, क्योंकि आबकारी विभाग के नोटिस में फारूक क्या कुछ कहा गया है? क्योंकि आबकारी विभाग के नोटिस में साफ तौर पर उनसे जवाब मांगा गया है कि आपके यहाँ जो है पार्टी हुई है और इस पार्टी में जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वायरल वीडियो में जिस तरीके से डांसर के साथ में अश्लीलता हो रही है और डांसर आई है और सभी ने जो है कॉकटेल पार्टी की है, उस पर जो है उन्होंने जवाब मांगा है। और जवाब अगर संतोषजनक उनको नहीं पाया गया आबकारी विभाग को, तो इनका जो बार का लाइसेंस है वो भी इनका जो है निरस्त किया जा सकता है। तो और जिला प्रशासन जो है होटल जो संचालक हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। हालांकि होटल संचालकों से बात करी तो उनका ये कहना है कि हमें इसके बारे में जानकारी जैसे ही हुई हमने तुरंत पार्टी को रोक दिया गया, ब्रेक कर दिया गया और तत्काल जो है हमने कार्रवाई की है। जी यानी कि होटल संचालक से भी पूछताछ की गई है, क्योंकि आबकारी विभाग ने जवाब देने का भी समय निर्धारित किया होगा, कितनी समय सीमा के अंदर उन्हें जवाब देना है और आबकारी विभाग इसके बाद आगे क्या कुछ एक्शन लेगा फारूक? जी श्रुति, बिल्कुल आबकारी विभाग ने 3 दिन का इनको समय दिया है कि 3 दिन के अंदर जो वायरल वीडियो है इसकी आप पुष्टि करिए और वायरल वीडियो जो आपके यहाँ बार में ये हुआ है, आपके यहाँ जो सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं उनकी सारी डिटेल मांगी है और सारी डिटेल मिलने के बाद में 3 दिन का समय इनको दिया गया है। 3 दिन के अंदर अगर ये अपनी व्याख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, इस नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, तो आबकारी विभाग जरूर इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा और इनके बार का जो लाइसेंस है उसको भी निरस्त कर सकता है। और जिस तरीके से धार्मिक नगरी में इस तरीके के आयोजन अगर होंगे किसी भी होटल में, उनके खिलाफ जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है। साफ तौर पर नवागत जिलाधिकारी का कहना है कि इस तरीके के वायरल वीडियो हो रहे हैं और ऐसे अगर कहीं भी किसी में कार्यक्रम पाए जाते हैं किसी भी होटल में, तो उस होटल संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिल्कुल, ऐसे में 3 दिन का ये समय दिया गया है आबकारी विभाग को जवाब तलब करने का। उसके बाद अगर जवाब से संतुष्ट नहीं होता आबकारी विभाग तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वही मिल्कीपुर उपचुनाव में माहौल गर्म हो चुका है। एक तरफ बीजेपी के स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कमान है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे प्रतिष्ठा का चुनाव बना लिया है। अब इस चुनाव में कौन बाजी मारेगा ये तो 8 फरवरी को ही तय होगा, लेकिन उससे पहले हम आपको लेकर चलते हैं मिल्कीपुर, जहां हमारे संवाददाता विनय मिश्रा ने सपा के मिल्कीपुर विधानसभा के चुनाव प्रभारी और पूर्व मंत्री अब्बास अली जैदी रुशदी से खास बातचीत की है। की समस्या और वहां रहने वाले लोगों के साधारण रूप से जीवन यापन से जुड़ा होता। समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता अपनी इच्छा से मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में भी आ रहे हैं। कुछ लोगों को जिम्मेदारी और दायित्व दल की तरफ से भी सौंपा गया है। समाजवादी पार्टी संगठित है। हमारे जो गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के हमारे दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी या अन्य दल हो, वो भी हम लोगों के साथ संगठित है और भरपूर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के लिए और इस मिल्कीपुर क्षेत्र के लिए चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोगों ने जनपद अयोध्या जी की देवतुल्य जनता का अविश्वास जीता। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अगर अयोध्या जी में हराया तो उसके कारण था कि अयोध्या जी की
को संचालित करने वाली हमारे प्रदेश की और देश की सरकार कहीं न कहीं अयोध्या जी के लोगों को ये एहसास करा रही थी कि उनको छलने का काम हो रहा है, और इसी कारण से हम लोगों को सभी जाति और धर्म के लोगों का समर्थन मिला, और वही होने जा रहा है मिल्कीपुर के चुनाव में भी। सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोग संयुक्त, मजबूत और एकजुट पीडीए परिवार के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, और बड़ी जीत हम लोगों को हासिल होगी। अच्छा, बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जो पीडीए का गठबंधन वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में अखिलेश यादव जो है कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ मिल्कीपुर में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, कह रहा है कि सपा का साथ देंगे। देखिए, देश में देश की आजादी के बाद से एक सोच है, जिस सोच के सबसे बड़ी अलंबरदार भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, ये जितने भी लोग हैं, ये आज भी उनको उसी निगाह से देख रहे हैं कि जिस निगाह से देश की आजादी से पहले देखते थे। पीडीए परिवार में किसी तरह की कोई दरार नहीं है, ना इंडिया गठबंधन में किसी तरह की कोई दरार है। हाँ, ये अवश्य है कि ये इनकी इच्छा है कि पीडीए परिवार एक न रहे, लेकिन पीडीए परिवार के लोगों को ये पता है कि संविधान इस देश का खतरे में है। पीडीए परिवार के लोगों को पता है कि एक अघोषित हमारे ऊपर तानाशाही पूरी तरह से आयद कर दी जा चुकी है। पीडीए परिवार के सदस्यों को ये पता है कि आज सरकारी पोस्टिंगों में उनकी अनदेखी उनकी जात के आधार पर की जा रही है। पीडीए परिवार के ही सदस्यों को ये पता है कि उनको रोजगार से और दूर किया जा रहा है, और ये सभी वर्ग के लोग अगर संगठित हैं तो इनकी ये दावा कि वो साथ नहीं है। मैं इस बात को इतना ही कहूंगा कि अगर हम साथ न होते, या पीडीए परिवार इकट्ठा न होता, या उसको ये न समझ में आता कि भारतीय जनता पार्टी हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य को अंधकार में ढकेलने का काम कर रही है, तो आज समाजवादी पार्टी लोकसभा में है, तो उसके पास आत्महत्या के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता। वो अपने आधी फसल की जो उपज है उसको घर ला करके अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, वो अपनी बच्ची की शादी नहीं कर सकता, वो अपने बूढ़े माँ बाप की दवा इलाज नहीं कर सकता। ऐसी सूरत में सबको पता है कि ऐसी सरकार की अब आवश्यकता है जो दवाई मुफ्त करे। ऐसी सरकार सिर्फ समाजवादियों की थी, जो मरीज को घर से ले जाकर के अस्पताल छोड़े। ऐसी सरकार का गठन हो, और ऐसी सरकार सिर्फ अखिलेश यादव जी की थी। एक ऐसी सरकार हो जो हमारी असहाय महिलाएं हैं, जो बेवा हैं, जिनका सुहाग उजड़ चुका है, कोई देखने वाला नहीं है, उनको पेंशन मिले ताकि वो भी अपना सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके। ऐसी सरकार सिर्फ अखिलेश यादव जी की थी। बेरोजगारों को नौकरी मिले, प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बने कि एक आदर्श प्रदेश माना जाए पूरे देश में, ऐसी व्यवस्था हो। ऐसी व्यवस्था सिर्फ अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। इसलिए सभी वर्ग के लोगों का, खास तौर पे न किसान की कोई जाति और धर्म है, न नौजवान की कोई जाति और धर्म है। इसीलिए मैं कहूंगा कि सारे किसान संगठित हैं, सारे नौजवान संगठित हैं, आदरणीय योगी जी की सरकार के खिलाफ संगठित हैं, और आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार का पहला पत्थर। और मैं आपके माध्यम से बधाई दूंगा मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कि ये रुदौली वालों का सौभाग्य नहीं है, अयोध्या जी के लोगों का सौभाग्य नहीं है, बीकापुर के लोगों का, गोसाईगंज के लोगों का सौभाग्य नहीं है। सौभाग्य आपको जाएगा कि 2027 में जो अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, उसकी बुनियाद का पत्थर इस उपचुनाव में मिल्कीपुर वालों के हाथ से रखा जा रहा है। इसके लिए आपको बधाई। ये हमारे साथ जो है विधानसभा प्रभारी थे मिल्कीपुर के अब्बास अली जैदी रूसदी, उनका साफ तौर पे कहना है कि मिल्कीपुर विधानसभा जो है काफी चुनौतीपूर्ण है, और यहाँ पे जो है सपा की जीत निश्चित है। अब ये देखने वाला होगा 8 फरवरी को जो है सपा जीतती है या भाजपा। सही होगी। रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइड। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के तहत जेपीसी की बैठक है। गोमती नगर के सेंट्रल होटल में बैठक का आयोजन किया गया है। जगदंबिका पाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद बैठक में होंगे शामिल। सांसद ब्रजलाल सहित कई सांसद रहेंगे मौजूद। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर ये बैठक होनी है, जिसमें एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल होंगे। सांसद ब्रजलाल सहित जो तमाम सांसद हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। इमरान मसूद, कांग्रेस के सांसद भी इस बैठक में शामिल होंगे। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के तहत ये जेपीसी की बैठक है, जिसमें इमरान मसूद, ओवैसी, सांसद ब्रजलाल और तमाम सांसद इस बैठक में शामिल होंगे। कई महत्वपूर्ण विषयों पर आज चर्चा की जाएगी इस बैठक में।
वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के तहत जेपीसी की ये बैठक होनी है। बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। गोमती नगर के सेंट्रल होटल में बैठक का आयोजन किया गया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के तहत जेपीसी की बेहद अहम बैठक मानी जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी और इमरान मसूद जैसे सांसद इस बैठक में शामिल होंगे। तो वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के तहत जेपीसी की बेहद अहम बैठक मानी जा रही है। सांसद बृजलाल सहित कई सांसद इस बैठक में शामिल रहेंगे। जगदम्बिका पाल इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज चर्चा की जाएगी। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के तहत जेपीसी की बेहद ही अहम बैठक मानी जा रही है। इसमें एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल होंगे। इमरान मसूद जो कि कांग्रेस के सांसद है वो इसमें शामिल होंगे। जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है और बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के तहत जेपीसी की ये बैठक बुलाई गई है। गोमती नगर के सेंट्रल होटल में बैठक का आयोजन किया जाएगा। जगदम्बिका पाल इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद बैठक में शामिल होंगे। सांसद बृजलाल सहित तमाम जो सांसद है वो इस बैठक में अपनी बातों को रखते हुए नजर आएंगे। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में जुटने का आह्वान किया है। दिल्ली से लगे यूपी के जेलों के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां चुनाव में मदद देंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस चुनाव में आपको पहले ही समर्थन दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जिस राज्य में इंडिया गठबंधन का जो दल सबसे ज्यादा मजबूत है, सपा का समर्थन उसी को रहेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस फरमान के बाद सपाई एक्टिव हुए और दिल्ली में आपको प्रदर्शन देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो इंडिया गठबंधन में खटपट की खबरें भी सामने आ रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया है कि वो प्रदेश में उसी पार्टी के साथ देंगे, उसी का समर्थन करेंगे जो उस राज्य में मजबूत होगी। यानी आम आदमी पार्टी का वो समर्थन कर रहे हैं दिल्ली में, और ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव मोड में आने का निर्देश दिया है। तो सपाइयों को ये सख्त निर्देश देते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव नजर आए हैं। दिल्ली की ये विधानसभा का चुनाव अब बेहद महत्वपूर्ण है। त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने है और दोनों ही तीखे बोलते हुए एक दूसरे के लिए नजर आ रहे हैं। हालांकि यही दोनों पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधा करती थी, लेकिन अब एक दूसरे की एक एक खामियों को गिनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। और ऐसे में अब अखिलेश यादव का भी ये नया फरमान सामने आ गया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को एक्टिव होने को कहा है दिल्ली में और आम आदमी पार्टी के समर्थन में उतरने का आदेश दिया है। तो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी का समर्थन देने का आदेश अपने कार्यकर्ताओं को दे दिया है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद वहां की जो सियासी तस्वीर है वो दिलचस्प हो चली है। अब आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी नजर आएगी। साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर देखें तो कांग्रेस अकेली ही नजर आ रही है इस चुनावी युद्ध में। हालांकि इस बार जनता अपना जनादेश किसके पक्ष में देती है देखना बेहद दिलचस्प होगा। साफ तौर पर अखिलेश यादव ने यह साबित कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में कमजोर है और मजबूत है आम आदमी पार्टी, इसलिए समाजवादी पार्टी उसका समर्थन कर रही है। अब आपको सीधे ले चलते हैं उत्तराखंड, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। विभिन्न क्षेत्रों को आज हेली सेवा से जोड़ना हो, सरकारी हेली एम्बुलेंस की शुरुआत करने वाला
चाहे देश का पहला राज्य उत्तराखंड हो, एम्स से आज पूरे राज्य के लिए हेली एम्बुलेंस की सेवा प्रारंभ हो गई है, या फिर कोने कोने में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल के क्षेत्र में काम करना हो। अभी अतुल सिंह रावत जी ने बताया कि यहाँ पेयजल की समस्या है, निश्चित रूप से हमारा पूरा प्रयास होगा यहाँ पर पेयजल की समस्या का हम समाधान निकालें। वन विभाग से भी जो एनओसी मिलनी है उस पर भी हम काम करेंगे। हम प्रदेश को समग्र विकास सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ की डेमोग्राफी है, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य, इनको संवर्धित करने के लिए, इनको बचाने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने प्रदेश में धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, दंगा रोधी कानून लागू करने के साथ साथ लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई की है भाइयों बहनों। इसके साथ ही हमने, कल का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन था, पूरे प्रदेश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू करने की दिशा में जो हमने वायदा किया था 2022 के आम चुनाव में, उस वायदे को हम पूरा कर रहे हैं। इसी महीने हम प्रदेश के रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, किसी जाति का, पंथ का, समुदाय का, वर्ग का, सबके लिए देवभूमि उत्तराखंड में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक एक समान कानून होगा, कानून अलग अलग नहीं होगा भाई बहन। और बहुत जल्दी हम जन भावनाओं के अनुरूप एक सख्त भू कानून भी बनाकर राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए भी प्रक्रिया इस समय गतिमान है। इसके साथ ही आप जानते थे यहाँ नकल माफिया किस प्रकार से हावी रहे हैं, किस प्रकार से नकल माफियाओं का यहाँ पर शिकंजा था, किस प्रकार का जाल फैला हुआ था भाइयों बहनों। इन नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का काम, इन नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भी आपकी सरकार ने किया है भाइयों बहनों। उसी का परिणाम हुआ है कि पिछले 3 सालों में 19,000 से भी ज्यादा नौकरियां हम आज हमारे नौजवान युवाओं को देने में हमने सफलता प्राप्त की है। ये इस बात का सबूत है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं भाइयों बहनों। मैं बहुत विस्तार से नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि समय की भी कमी है और मुझे आज अनेक कार्यक्रमों में, 5 अन्य कार्यक्रमों में आज सम्मिलित होना है। भाइयों बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक तरफ हमने जो प्रत्याशी दिए हैं बहुत सोच समझ के दिए हैं और वो आपके विकास को आगे बढ़ाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जो, और एक तरफ भाजपा है जो प्रदेश के समग्र विकास के लिए दिन रात काम कर रही है। हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं भाई बहनों, लगातार। तो आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।